तो उनका घर था PWD में। तो PWD में एक घर फेमस था कि जी इसमें 2 चड़ेलें रहती हैं। ये वो घर तो नहीं था कि जिसमें 2 औरतें निकलती थी और वहाँ पे कुत्ता भी यस उसके सर। लॉन? तो उसने कहता है कि जब मैंने ये बुक कंप्लीट कर ली तो एक दिन आई वॉज पासिंग बाय ग्रेवयार्ड, तो उस ग्रेवयार्ड में हमने उसने कहता है कि मैं जा रहा था तो एकदम मैं उस ग्रेव एक खुदी हुई थी उसमें गिर गया और ही वॉज अटैक्ड बाय द जिन्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आप सबको और आपके प्यारों को तहे दिल से ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा। अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को, नमाज़ों को, दुआओं को कबूल व मंजूर अता फरमाए। इसी के साथ आज हमारे इस डूड हॉरर पॉडकास्ट में है मेरे बहुत ही पुराने और अजीज़ दोस्त, इनका नाम है शेख दानियाल। शेख साहब, हाउ आर यू? सर बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। कैसा गुजरा रमज़ान आपका? रमज़ान अच्छा गुजरा है, ठंडा रोज़े थे इस बार बिल्कुल, और अब तो गुजर ही गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो रमज़ान अच्छा, हर साल अच्छा गुजर जाता है, चेंज आते हैं इंसान की एक लाइफ में, एग्जैक्टली। जो बंदा अच्छा एक्सपीरियंस एक रहता है पूरे साल में। आज जो शेख साहब के पास कहानियाँ हैं वो कुछ कहानियाँ नहीं बल्कि किस्से वाक़यात हैं जो उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े हैं, जो उन्होंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस किए हैं। ऐसे ही है एक तो ऐसा है कि जो मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है। कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ आज हम एक बुक के ऊपर बात करेंगे। दैट बुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड बुक इन मिडल ईस्ट, यानी कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बुक एज वेल, कि जिसकी पोजेशन होना भी आपके पास किसी ख़तरे से कम नहीं है। वो बुक क्या है, उसका नाम क्या है, वो क्यों इतनी फियर्ड बुक मानी जाती है, उसके बारे में हम इसी पॉडकास्ट के अंदर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ आपके किस्से कहानियाँ। सर जो एक किस्सा है जो मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है वो रिसेंटली बैक इन 2014 है। उन दिनों मैं इस्लामाबाद पढ़ता था, तो वीकेंड्स पे ही घर आना जाना होता था। तो फ्राइडे था, मैं वापस आया इस्लामाबाद से। तो घर एक ऐसी जगह जिधर आप कंफर्टेबल होने के लिए आते हो वैसे मोस्ट प्रॉब्ली। तो मैं आया, मैंने बैग वगैरह फेंके और मैं पेरेंट्स के कमरे में जाके सीधा उनके बेड पे लेट गया। तो हमारे घर एक काम वाली थी, फ्रॉम लास्ट 2 years वही थी, एम्प्लॉयड थी। तो एकदम वो आई और शी हैड दिस शाइनिंग आइज और एकदम वो मुझे कहती है उठो इस बिस्तर से। अच्छा। और मैं मतलब एक्सपीरियंस नहीं कभी की थी ये चीज़। तो मैं एकदम उठ के अपनी अम्मी के पास कि ये क्या माजरा हो गया है। तो अम्मी ने कहा नहीं, उसको सुबह से इशू आया हुआ है, वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं तो इग्नोर करो। तो इग्नोर कर दिया, लेकिन मतलब एक चीज़ थी आपको स्टिक कर जाती है आपके माइंड में। Obviously। तो वो स्टिक तो की हुई थी। तो उस दिन में, पूरे दिन में और अगले दिन में ऐसे वाक़यात होते रहे। तो अब हमारे घर में भी इसमें 2 ऑप्शन समझे जाते थे कि या तो कोई मेंटली इशू आ रहा है, और अम्मी कहती थी नहीं इस पे जिन का कोई साया वगैरह टाइप का असर वगैरह हुआ है। क्योंकि वो अपने आप को एकदम असगर कहना उसका, तो वो अपना नाम नहीं लेती थी, वो कहती थी मैं असगर हूँ। और शी वॉज बैक इन 1930s 20s इरा। यानी कि वो वो खुद को उस इरा में काउंट करती थी और कंसेप्ट नहीं था पाकिस्तान का, मतलब शी वॉज टेकिंग नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। ठीक है। और वो पुराने जो हमारे गांव की एक लाइफस्टाइल होती थी उसमें वो थी। एंड समटाइम्स शी स्टार्ट क्राइंग कि जी मेरी फैमिली में बहुत मसले हैं, ये है वो है। और वो फैमिली उसकी एग्जिस्टिंग फैमिली नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो फैमिली उसके माइंड में थी, या एक फैमिली उस पर्सन से रिलेटेड थी जो उसके अंदर एक करैक्टर आया हुआ था। तो अब अब्बू तो नहीं मानने को तैयार थे। अब्बू यही कह रहे थे कि शायद इसकी अपने हस्बैंड से कोई लड़ाई हुई है, और वैसे भी आजकल की औरतों में कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है मेंटली डिप्रेशन के थ्रू। तो हम इसको 2 दिन ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन अम्मी ने कहा कि मुझे तो यकीन है कि इस पर कोई जिन वगैरह का साया आ गया हुआ है, तो हम ये करते हैं कि इसको आयतल कुर्सी बना देते हैं। और आयतल कुर्सी आपको पता है कि द मोस्ट कॉमन रेमेडी है। हमें भी बचपन में ये सिखाया जाता है कि आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दो तो आपकी हिफाजत हो जाती है। तो अम्मी कहती हैं कि मैं, क्योंकि शी इज़ रेजिस्टिंग अ लॉट, तो मैं इसको, तुम इसको ग्रैब करो, मैं इसको आयतल कुर्सी बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं इधर से गया ग्रैब करने, तो मैंने इसका हैंड ग्रैब किया और ट्विस्ट किया। तो इतनी देर में अम्मी इसको आयतल कुर्सी बना ही रही थी, तो उसने मेरे मुंह पे ठीक ठाक एक ज़ोर से पंच मारा। और लिटरली आप यकीन करें ना करें, वो किसी इंसान का पंच नहीं था। वो इतना शिद्दत से था कि मेरा लिटरली मैंने अपना फील किया कि मेरा जबड़ा हिल गया। और उसके बाद मैंने हाथ खड़े कर दिया, मैं कहा मैंने नहीं खेलना ये इस खेल से मैं बाहर हूँ। तो अब वो 3-4 दिन हमारे उधर होता रहा। उसको डॉक्टर्स को भी चेक कराया, फिर दम वगैरह भी लोग कराते हैं तो हमने भी कराए। तो 4-5 दिन बहुत ज़्यादा ये इशू बनता रहा। एकदम रात को 2 बजे इसका उठ जाना, घर से निकल जाना।
इवन उसका हस्बैंड भी हमारे पास एम्प्लॉय था, तो वो भी बड़ा परेशान था इस चीज़ से, और उसने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। और उसने बताया कि यार मेरा तो इसके साथ ऐसा कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई बहस भी नहीं हुई, तो एकदम इसके अंदर ये चीज़ आ गई है। वो खुद बहुत ज़्यादा टेंस में आ गया था कि वो उसकी हर वक्त केयर कर रहा है और वो उसको अटैक कर रही है लिटरली। और उठ के एकदम घर से बाहर निकल जाना कि मैं लुधियाना जा रही हूँ। लुधियाना। लुधियाना, अब लुधियाना का एक पाकिस्तानी औरत का कंसेप्ट ही नहीं है ना इन 2014। तो प्रॉपर इरा वही 1920-30s वाली इसके दिमाग में चल रही थी। और फिर अब हमने चेक भी करवाया, मतलब किसी कुछ बंदे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये पता कर बता देते हैं कि इस पे असर है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी इस पे असर है। अब उन्होंने हमें एक नई लाइन पे चढ़ा दिया कि जी आप फलानी जगह पे जाके गोश्त डाल दें तो असर हो जाएगा। दूसरी जगह हम उसको डॉक्टर से भी चेक करा रहे थे। रिसेंटली हफ्ते तक ये इशू हमने फेस किया। हफ्ते बाद शी वॉज नॉर्मल, और हमने ये फिर एक हफ्ता नेक्स्ट उसके अगले हफ्ते ये चीज़ें फील नहीं की। लेकिन लिटरली हम तो डर चुके हुए थे, और मैं तो लिटरली कह रहा था कि मैं तो आप इस्लामाबाद जा रहा हूँ, और जब तक ये ड्रामा चल रहा है मैंने नहीं वापस आना। एक बार मैंने अपना ये पंच खा लिया, उसके बाद मैं कोई फाइटर वगैरह तो हूँ नहीं जो खाऊंगा। तो एक ये वाक़या था जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। बचपन में भी एक्सपीरियंस, हम एक पुराने मोहल्ले में रहते थे, उधर एक बार क्या हुआ कि हमारे ना उधर पुराने मोहल्लों में अगर आप कंसेप्ट देखें जो जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, तो उधर अक्सर पुराने घरों में जुमेरात दीवा जलाने की एक ट्रेडिशन है। बिल्कुल। तो आप अगर किसी बड़े से पूछें कि ये दिया क्यों जलाया जाता है, तो वो यही बताते हैं कि जी इधर बुजुर्ग आते हैं। तो बचपन में एक बार ये हुआ कि हमारा पुराना घर था, उसका एक एरिया था, पोर्शन जो पुराना बना हुआ था, और एक पोर्शन था जो बाद में हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो उधर हमें खेलते हुए मेरी दादी ने एक्सपीरियंस किया और मेरी वालिदा ने एक्सपीरियंस किया कि दो सांप क्रॉल करते हुए जा रहे हैं। दे वर बिग स्नेक्स, मतलब यू कैन से लाइक पाइथन्स। तो अब उस एरिया में आज तक कभी किसी ने पाइथन्स देखे भी नहीं है, ना एग्जिस्ट करते, ना कोई पास जंगल है, और टोटल रेजिडेंशियल एरिया है कि आप कह ही नहीं सकते कि उधर पाइथन्स एग्जिस्ट करेंगे। तो जब भी हमें बचपन की ये बात है याद है कि उन पूरे हमारे घर वालों ने लैंटर्न नया डलवा दिया, पक्का करा दिया, ये करा दिया, और दे वैनिश्ड। उसके बाद किसी ने उनको देखा नहीं। अब एक सांप हो और वो एकदम वैनिश तो हो ही नहीं सकते इतनी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, Obviously. तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। फिर मेरा, क्योंकि आपको पता ट्रैवलिंग में मैं जाता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे और अब मैंने थोड़ा सा हाइकिंग वाले ट्रैवल शुरू किए हैं। लास्ट ईयर मैं बैक इन 2018 या 2019 गया दूधी पत्थर। अच्छा। दूधी पत्थर को बेसिकली क्वींस ऑफ लेक कहते हैं, और वो उसके लिए जाने के लिए आपको बाय रोड नहीं जाना होता। इट्स हाइक राउंड अबाउट 15 से 16 घंटे की हाइक करके आपको मुल्ला की बस्ती जाना होता है, और मुल्ला की बस्ती से आगे फिर हाइक, और कोई पॉपुलेशन नहीं है उधर, और वीराना है और ग्रीनरी है हर तरफ। कितने घंटे की हाइक होती है? राउंड अबाउट 15 से 16 घंटे टोटल दूधी पत्थर को आपको लग ही जाते हैं। लेकिन आप 8 घंटे पहले हाइक करते हो। देखें अब लोग 4-4 घंटे में भी कर लेते हैं, 5-5 घंटे में कर लेते हैं। अब मुझे 8 घंटे लगे मुल्ला की बस्ती तक पहले दिन। तो वो हाइक वगैरह की। अब हाइक करके तबीयत बहुत आवाज़ार हो गई थी, तो मैं जाके सो गया। तो अब मैंने क्या फील किया कि रात को जब मैं उठा तो लाइट भी नहीं है, पॉपुलेशन भी नहीं है। हम 18-19 लड़कों का ग्रुप था जो गया हुआ था, तो उधर टेंट्स वगैरह पे रह रहे थे, पास दरिया बह रहा था। तो मैं रात को उठा तो आई नीड टू गो टू द टॉयलेट, और टॉयलेट्स भी उधर ऐसा बने तो नहीं होते, एक उन्होंने बॉक्स रखा होता है नियर द रिवर। तो अब मैंने एक दोस्त को लिया, तो मैंने कहा हम चलते हैं ना उधर। तो अब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, इतना डरोना, उधर हवा में भी आपको आवाज़ सुनाई देती हैं। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली जून, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो हम वॉशरूम चले गए। तो अब जब मैं वॉशरूम में एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम के कैबिन को कोई हिला रहा है। तो इग्नोर किया बंदे ने, क्योंकि बंदे को लगता है कि हवा चल रही है या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद डिफरेंट एनवायरनमेंट है, अंधेरा है हर तरफ, तो ये फील करता हूँ। तो अब हम बाहर निकल आए, हम उधर 2 मिनट 3 मिनट रिवर पे बैठे। अब हम वापस जब आ रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था कि हवा हमें हिट कर रही है आके और खींच रही है अपनी तरफ। अच्छा। तो टोटली उस वक्त तो समझ ही ना आई, और दोस्त एक साथ था, तो बंदे को एक हौसला होता है कि चलो दोनों ही जाएंगे, एक नहीं जाएगा, जाएंगे तो दोनों जाएंगे। तो हम अपने कैंप में आ गए। अब कैंप हमारा आवाज़ कोई नहीं आ रही थी ना इतनी। अब
कोई आपको आवाज़ सुनाई दे रही है हवा में, लेकिन जैसे ही हम कैंप में लेटे हैं तो हम अपने स्लीपिंग बैग्स में लेट गए हैं, तो एकदम ऐसे फील हुआ कि जैसे हमारा कैंप के अंदर से हवा बाहर की तरफ जा रही है। अच्छा। और कैंप हिल रहे हैं बहुत ज़ोर से। इग्नोर किया, आयतल कुर्सी पढ़ी, कलमे पढ़े, सोचा कि यार अभी तो ज़िंदगी में इतना कुछ करना था, शायद आज ही आखिरी दिन है। तो ये चीज़ें भी ऐसी भी फेस की। अगले दिन उठ के इतनी, आपको बात में किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगले दिन भी उधर ही रहना था। तो ये ना हो कोई डरा दे। हाँ। लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने किया और ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि रात जिस तरह नींद आई है वो हमें ही पता है कि एक ऐसी जगह जो आपके शहर से, आपके घर से हज़ारों किलोमीटर दूर है और वीराना है, और उधर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो जो एक फीलिंग है ना, वो ही टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। फिर एक एक्सपीरियंस हमने किया, हम लेकिन जो आपकी एज होती है ना फ्रॉम 18 to 25, आपके अंदर ना डर खत्म हुआ होता है, ग्रोइंग एज होती है। तो हम इस्लामाबाद पढ़ रहा था जब मैं, तो उधर मेरा एक दोस्त था, अब यूएसए चला गया हुआ है, तो उनका घर था पीडब्ल्यूडी में। तो पीडब्ल्यूडी में एक घर फेमस था कि जी इसमें 2 चड़ेलें रहती हैं। नहीं यार। सर हम भी हंसते थे सुन के। अच्छा। तो लिटरली मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना एक बताता हूँ कि हमने दोस्तों ने क्या एक हमने अपनी तरफ से शुगल बनाया हुआ था, लेकिन वो शुगल नहीं था। ये वो घर तो नहीं था कि जिसमें 2 औरतें निकलती थी और वहाँ पे कुत्ता भी यस उनके सर, लॉन के ये बाहर वही बैठा घर होता है, था। ये वही घर है। हमने किया ये कि हमारा दोस्त था अल्तमिश, उसके घर के साथ ही ये घर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो उसने हमें बताया कि जी वैसे एक घर है उधर, तो उधर से 2 औरतें निकलती हैं और वो पीडब्ल्यूडी से रवात तक पैदल वॉक करती हैं और फुल मेकअप करके। और कहते हैं एक बार तो ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी के सारे चौकीदार ही भाग गए। तो हमने कहा जी ये तो सब फेक है, ये है वो है, तो हम जाके उधर एक्सपीरियंस करेंगे। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये एज इट इज़ मैंने एक और दोस्त से भी सुना हुआ है जो उसी एरिया में। तो हमारा एक इसमें दोस्त ही होता था, तो ही वॉज अ ब्रेव गाय। तो उसने कहा जी कुछ भी नहीं होता, हम जाएंगे देख लेंगे, ये कब्जे का कोई मसला होना है या कोई ज़मीन का मसला होना है, आज के दौर में इतनी अच्छी पोश सोसाइटी में किधर ये ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो हम 2 दोस्त एक बाइक पे, 2 दोस्त एक बाइक पे उस घर के बाहर पहुंच गए। अच्छा। अब उससे 1 हफ्ते पहले ही अल्तमिश ने हमें बताया कि हम इस घर के पास वॉक कर रहे थे और हमारे साथ हमारा कुत्ता था, तो हम उसको वॉक करा रहे थे, तो उस घर के बाहर 2 कुत्ते बैठते हैं, तो वो एकदम हमारे कुत्ते पे भौंकना शुरू हुआ और हमारा कुत्ता जो बहुत एग्रेसिव है वो तो चुप करके बैठ गया। तो हमने कहा यार ये भी ऐसी कोई बात होगी, इन्हें ज़्यादा समझ ली होगी, ज़्यादा ओवर थिंक कर गए होंगे। तो हम उस घर की तरफ चले गए, 4 दोस्त 2 बाइकों पे बैठ के, और एक हमारे दोस्त ने सीधा उस घर के गेट पे बाइक दे मारी। अच्छा। अब जब बाइक दे मारी तो गेट खुला और फिर उसी स्पीड से गेट वापस बंद हुआ, और वो कुत्ते जो मरियल से थे, जो उधर लेटे हुए थे, वो एकदम भौंकना शुरू हुए हम पे। और उसके बाद हमें कुछ नहीं समझ आई, हम तो भाग गए। और उसमें से जो हमारा दूसरा दोस्त था, उसका बड़ा भाई भी था, तो वो तो बीमार हो गया, उसको तो इतना जोर से ये उसने फील ले ली कि वो 2-3 दिन बुखार उसको रहा। तो ये एक्सपीरियंस जिंदगी में रहे, तो इसने ना अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा की कि यार इसमें तो हमारा यकीन है कि जिन एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। इस्लाम भी कहता है, कुरान में भी लिखा गया है, और इवन ये भी कहा जाता है कि जी इंसानों के पैदा पहले इधर जिन होते थे और जिन्नों और फरिश्तों की जंग हुई थी, और उसके बाद मैनकाइंड आई। तो ये तो यकीन है। तो फिर इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो फिर एक ऐसी चीज़ हाथ लगी, मतलब शुक्र है पढ़ी नहीं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन मिली कि एक बुक है शम्सुल मारुफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बुक से पहले ना मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो आपने अभी अभी जिक्र किया है कि मैनकाइंड से पहले, इंसानों से पहले जिन्नात होते थे। डू यू नो के जिन्नात से पहले क्या थे? नहीं, इतना पीछे नहीं गया मैं। इसके ऊपर मैंने पिछले दिनों में ना एक आर्टिकल भी पढ़ा है, और उस आर्टिकल के मुताबिक, वैसे वो विकीपीडिया के ऊपर अवेलेबल है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना JANN जन, ठीक है, एक तो वो है, और एक और भी था आजकल काफ़ी वो टिकटॉक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो रोज़े मैसेज जब अल्लाह ताला सारे जिन्हों इंसानों को अपने साथ मुखातिब करके उनसे कहेंगे कि हु इज़ द किंग्स ऑफ किंग नाउ, जो उनका फाइनल एक होगा बयान जो वो सबको मुखातिब करेंगे। तो उसी इंग्लिश ट्रांसलेशन में ना एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस
रोल आउट कर रहा था वो था कि वेयर आर द टाइटन्स नाउ। أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ अब उसमें मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि चलो जिन्नात का जिक्र है, किंग्स का जिक्र है, इंसानों का जिक्र है, हैवान जानवरों का जिक्र है, बट व्हाट इज़ दिस टाइटन। फिर मैंने इसको जब डीपली रिसर्च किया ना तो उसके ऊपर फिर मुझे पता चला कि जिन्नों से पहले अकॉर्डिंग टू दैट विकिपीडिया आर्टिकल, ठीक है, जन एग्जिस्ट करते थे। जन आर द एंसेस्टर्स ऑफ जिन। और वो टाइटन्स उनको इसलिए कहा जाता था, जन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो साइज में बहुत बड़े होते थे, जिन्हें देव कहा जाता है। अच्छा अच्छा। और वो दे वर वेरी ह्यूमंगस, दे वर वेरी डेंजरस एंड फिजिक उनकी बहुत ज़्यादा थी। एंड उसके बाद फिर ये जिन्नात वगैरह का सिलसिला जो हमने सुना है, तो ये सारी बात है। तो बेसिकली ये वो चीज़ थी जो मैं, मगर इसके ऊपर स्टिल बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है क्योंकि ऑब्वियसली वो जो फाइट हुई थी जिन्नों और इंसानों के दरमियान, बेसिकली इशू ये आया कि हिस्ट्री और प्रेजेंट में एक गैप आ गया जिसकी वजह से ना हिस्ट्री और प्रेजेंट आपस में मिल नहीं सके इन चीज़ों में। मतलब हमें जिन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है कि जिन डू एग्जिस्ट, लेकिन उसके बाद हमारे पास बेबीलोन आ जाता है, बेबीलोन के बाद हिस्ट्री ख़त्म है। उसके बाद हज़रत सुलेमान का दौर आ जाता है, उसके बाद हिस्ट्री में गैप आ जाता है। उसके बाद फिर ये जो बुक आई है, इस बुक का भी जिक्र, ऐसी बुक है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट डेविलिश बुक है और ब्लैक मैजिक को सीखने के लिए इससे ज़्यादा अहम बुक कोई नहीं है। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि द राइटर ऑफ द बुक वाज अ मुस्लिम, लेकिन बाद में जो लोगों ने इसको स्टडी किया उसने कहा कि ही वाज डोमिनेटेड बाय द जूइश आइडियोलॉजी। अब एक गैप आया इसमें, फिर बेबीलोन का भी जिक्र है इस बुक में। अब क्योंकि आप एक चीज़ को तो मानते हैं कि बेबीलोन दुनिया में जो मैजिक आया, ऑल टाइप्स ऑफ मैजिक, ऑल मदर्स ऑफ मैजिक, वो बेबीलोन से आए, बिल्कुल बाबिल जो एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपने भी अगर हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी कि 2 फरिश्तों को भेजा गया, हारूत और मारूत, और उनसे सिखाया गया लोगों को, क्योंकि हालांकि उनके लिए ये एक टेस्ट था। टेस्ट बेसिकली उन एंजल्स के थ्रू इंसानों के लिए था बेसिकली। एंजल्स बहुत बड़े डिस्क्लेमर के साथ आए थे कि हमारे पास ये इल्म है, मगर ये इल्म तुम्हें आखिरत में कोई जगह नहीं देगा। और फिर भी उधर के लोगों ने उनके पास आते थे, कुछ आते थे कि जी हमने मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई करानी है। हाँ। आज भी आप देख लें तो ये जो आमिल बंगाली बाबों के आप देख रहे होते हैं अक्सर, तो वो भी मियाँ बीवी की तकरार, महबूब कदमों में, यही चीज़ों पे हैं। और उस वक्त में भी यही चीज़ें थी। इसमें एक बात है कि शैतान इब्लीस के यहाँ ना एक वो अदालत लगती है, तो उसमें ना सारे जिन ना ये शैतान हाजिरी देते हैं कि जी मैंने ये काम किया है, मैंने फलाना काम किया है, तो वो कहते हैं ठीक है। उसी में से एक शैतान होता है जो उठ के कहता है कि मैंने 2 मियाँ बीवी के दरमियान में तलाक करवाई है, और वो कहता है भाई तेरे तो वड्डा जड़ा ही कोई नहीं। ये जो मियाँ बीवी की तलाक वाला मसला है ना, ये तब से चलता आ रहा है और ये बहुत संगीन और सेंसिटिव है, और इस पर बहुत मना किया गया है कि इसको तरजीह नहीं दे। मामला हल होते हैं हो, मगर खैर देखें ना उसका भी तो देखें, जो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है उसका एक लेसन भी आया है। देखिए हमारे लिए हमें बताया गया कि जी हारूत और मारूत ने ये गलत काम सिखाए किए, और फिर अल्लाह ने उनको बेबीलोन में ही उल्टा लटका दिया, बेबीलोन के एक कुएं में उल्टा लटका दिया, और ता हयात क़यामत तक उधर उल्टे लटके रहेंगे। अब ये बातें सच हैं या नहीं, लेकिन कहते हैं कि उस दौर में अर्श और फर्श के बीच में पर्दा हटा दिया गया। अच्छा। और फरिश्तों ने देख के कहा कि अल्लाह, ये बनी आदम ये इतने ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि तुम लोगों के अंदर गुस्सा और लस्ट नहीं है, नफ्स नहीं है, वो इंसानों के अंदर है। अगर तुम लोगों के भी अंदर आएगा तो तुम लोग भी क्राइम करोगे। तो फिर 2 फरिश्तों को भेजा गया जो हारूत और मारूत थे, और उनके अंदर ये दोनों इंसानी करैक्टरिस्टिक्स डाली गई, और उनको बेबीलोन भेज दिया गया इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। और कहते हैं कि उधर एक औरत आई ज़ोहरा के नाम से, शी वांटेड टू किल हर हस्बैंड, और उसने कहा कि तुम लोगों को मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ, किल माई हस्बैंड, ड्रिंक अल्कोहल, और हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद मी। अच्छा। तो फरिश्तों ने एग्जामिन किया कि जी अल्कोहल जो है ना वो सबसे कम छोटा गुनाह है, अच्छा, तो ये कर लेते हैं।
तो उन्होंने अल्कोहल पी के उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी आए, उसके हस्बैंड को भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसको कुछ मैजिक टर्म्स भी सिखा दी, रिचुअल्स भी सिखा दिए। तो फिर उसके बाद उसको फिर पूरी हरूत और मरूत के किस्से को फिर द रेस्ट इज द पास्ट। तो कुछ कहा जाता है, किधर कहा जाता है कि जो उनको उल्टा लटका दिया गया, किधर कुछ कहा जाता है, फिर आगे बेबीलोन के कुएं में आगे डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब जो इस बुक में बेबीलोन का जिक्र इसलिए क्योंकि दुनिया में जो भी मैजिक एग्जिस्ट करता है उसको कहीं ना कहीं उसकी डोरें जाके बेबीलोन से मिलती हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्टार्ट ही उधर से हुआ है। हर किस्म का मैजिक उधर से ही आया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक है, लेकिन एग्जिस्ट किया उन्होंने बेबीलोन से ही है। इवन मैजिक में भी डिफरेंट मज़ाहिब एग्जिस्ट करते हैं। यस। तो बेसिकली ये बुक 17th सेंचुरी में लिखी गई। इस बुक का जो राइटर था उसका नाम था अहमद बिन अल-बूनी। अच्छा। तो बेसिकली इसने ये बुक लिखी। अब इसमें भी दो टीम्स हमें मिलती हैं, द वन हु डिफेंड दिस बुक एंड द वन हु आर अगेंस्ट दिस बुक, बट 90% आर अगेंस्ट दिस बुक। बेसिकली उन इसका नाम अगर आप पढ़ें शम्सुल मारफ, तो इसका मतलब है नॉलेज ऑफ सन। ठीक है, तो आपको नाम से तो किधर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि यार ये इस बुक में आपको ब्लैक मैजिक सिखाया गया है, या हाउ टू ओवर पावर जिन सिखाया गया है, या हाउ टू सेक्रीफाइस टू अ डेविल सिखाया गया है। लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इस बुक से भी रिलेटेड इस बुक की एक ही कॉपी थी, और उस ओरिजिनल कॉपी आज किधर एग्जिस्ट करती है किसी को कुछ नहीं पता। और इवन जो इसके बाद में कॉपीज प्रिंट की गई उनको भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया। सऊदीया में बैन है, यूएई में आपने भी बताया कि फियर इसमें आ गया लोगों के बारे में काफ़ी, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा किस्से भी बाहर आए हैं। अब इस बुक में ये कहा जाता है कि इस बुक में, मैंने तो बुक देखी भी नहीं और ना देख रही है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें कुरानी आयतें भी हैं और उनके बीच में हिब्रू और अबनानी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है और बेबलियन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है, और कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो रीडेबल नहीं है। और फिर इस बुक के साथ ऐसे भी बड़े किस्से हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट एक किस्सा जो मैंने रिसर्च की थी तो पढ़ा था, वो था कि एक सऊदी रीडर था एंड ही हैड रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, 100,000। तो उसने कहा ये बुक भी पढ़ते हैं, और ये बुक की ओरिजिनल कॉपी नहीं है अभी, ये उसकी लेटेस्ट कॉपीज जो अब आ गई हुई हैं, जो एडिटेड हैं, कम कर दी गई हैं, उनमें से एक कॉपी थी, और उसमें एक चैप्टर था हाउ टू मैरी अ जिन। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं कि उसने वो पढ़ा, तो अब उसने अपने एज अ फन ही पढ़ा कि यार कुछ होना नहीं है, लोगों ने बतंगड़ बनाया हुआ है तो मैं करके देख लेता हूँ ये कौन सी चीज़ है, हाउ वुड आई मैरी अ जिन, बिल्कुल हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। तो उसने वो पढ़ी बुक में एक चैप्टर पढ़ लिया। अब उस बंदे ने बताया कि जब पहला दिन मैंने उसको चैप्टर को पढ़ लिया तो पहले दिन आई फेल्ट कि मेरे पास कोई बंदा बैठ के सांस ले रहा है। अच्छा। कहते जब दूसरा दिन आया तो समवन टच्ड मी बट देयर वाज नो वन, एंड द थर्ड डे आई कुड हियर अ वॉइस। और उसके बाद कहता है कि इट वाज ऑल अ सडन गोन। कहता है आफ्टर 5 years आई मेट अ गर्ल एंड वी जस्ट प्लान टू गेट मैरी। तो ऑन द नाइट ऑफ मैरिज देयर वर 3 एक्सीडेंट्स, और उन तीनों एक्सीडेंट्स में वो लड़की, उसके माँ बाप और लड़के के माँ बाप मर गए। ओहो। तो ये एक चैप्टर का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बुक के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस बुक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय द जिन्स, क्योंकि इस बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं हाउ टू ओवर पावर अ जिन, हाउ टू एक्सेस, तो समझिए उनके सीक्रेट्स हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम अगर इस बुक के पास्ट में जाएं तो राउंड अबाउट हमें बहुत पहले जाके पता चलता है कि देयर वाज अ पर्सन नेम मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद, जो एक यमनी बिजनेसमैन था, जिसने इस बुक को पोजेस किया और ही पेड हेफ्टी अमाउंट टू गेट दिस बुक। ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी? ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी। अच्छा। उसके पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, और उसने फिर ये स्क्रिप्ट, कहता जब भी मैं इस बुक को खोलने के लिए पढ़ता था तो मेरे सामने एक ऐसा क्रिएचर आ जाता था कि जिसके मुंह पे इतनी नहुसत होती कि मैं देख के ही बेहोश हो जाता था। और फिर उसने, क्योंकि अगर आप इस बुक के राइटर की पढ़े ना तो उसके बारे में भी पढ़ें, अल-बूनी के बारे में, तो वो भी एक सूफी स्कॉलर था। अच्छा। तो उसने फिर ये बुक एक रिलीजियस स्कॉलर को दे दी, डोनेट कर दी। तो उसने इस तरह अपनी ना जान से बचाई। उस स्कॉलर ने क्या किया कि इस बुक को चेंज करके इसकी, उसके बाद इसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी आज तक नहीं मिली। उसकी रीप्रिंट किया गया, कुछ चैप्टर्स को निकाल दिया गया, कुछ चैप्टर्स को रहने दिया गया। अब जैसे कहा जाता है कि सूरह जिन वैसे तो 1.5 सफ़े की है,
लेकिन इस बुक में वो 13 पेजेस की है। अच्छा। अब कहते हैं कि उसके बीच में बहुत ज़्यादा बेबीलियन टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स हैं मॉडिफाइड, और वो इतनी इस तरह बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आपको मिलेगा, हिब्रू का मिलेगा। हज़रत सुलेमान की भी बात करें तो हज़रत सुलेमान के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी जो बादशाह थी वो जिनों और इंसानों दोनों पे थी, हैवानात पे थी। तो उसका भी एक आता है, हिब्रू का भी एक इसमें लिंक आता है। अच्छा, इसमें ना एक और भी इसका एक बुक के साथ किस्सा है कि एक यमनी था एंड ही वाज स्कॉलर एंड ही नोड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जिन्स एंड ही हैड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। तो उसने ये बुक पढ़ी, उसका नाम था अली बिन इब्राहिम। तो उसने कहता है कि जब मैंने ये बुक कंप्लीट कर ली तो एक दिन आई वॉज पासिंग बाय ग्रेवयार्ड, तो उस ग्रेवयार्ड में उसने कहता है कि मैं जा रहा था तो एकदम मैं उस ग्रेव एक खुदी हुई थी उसमें गिर गया और ही वॉज अटैक्ड बाय द जिन्स। और उसके बाद में जो हमें रिसर्च मिलती है कि वो 10 साल तक एक पागल बंदा बन के घूमता रहा, उसकी कोई उसको याददाश्त नहीं थी और वो एक दीवाना बन के शहर बाय शहर घूमता रहा। यानी कि वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था और कब्र के अंदर एक्सीडेंट एंड ही हैड कंप्लीटेड द बुक। अच्छा, उसने बुक कंप्लीट कर ली हुई थी। और कहते हैं बहुत कम बंदे हैं हिस्ट्री में जिनने ये बुक कंप्लीट की है। और ये जो उसने बुक कंप्लीट की थी, इसको भी याद रखें कि इट वाज नॉट द फर्स्ट वन, कि जो प्रॉपर ये बुक का एक रियल वर्जन था। ये भी एडिटेड वर्जन था जो रिलीजियस स्कॉलर ने बाद में उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी थी। तो 10 साल दीवाना बन के घूमता रहा और 10 साल बाद जब उसको होश आया तो वो उसने कहा कि ये मैंने बहुत गलत काम कर दिया, और उसने फिर अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी इबादत में और दीन की तरफ सर्फ कर दी। तो ये उसकी ज़िंदगी थी। तो आजकल जो इस बुक के बारे में आ रहा है, क्योंकि इस बुक को अब हाइप मिली है थोड़ी सी सोशल मीडिया के दौर में, दोबारा से इस बुक को आ रहा है कि जी ये कौन सी बुक है, ये इस पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी कि जी ये एक बुक है, बुक ऑफ डेविल, ब्लैक मैजिक सीखने की बुक है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि इस बुक से जितना बंदे को दूर रहना चाहिए उतना ही उसका अपना फ़ायदा है, क्योंकि ये बेसिकली एंट्री है जिन्नों की दुनिया में ना। हम जिन्नों की दुनिया को भी अगर हटा दें, ये एंट्री है एक ऐसी दुनिया में कि जिससे आपकी वापसी नहीं है, जिसमें आखिरत में आपके लिए जगह नहीं है। आप खुली खुली जंग कर रहे हो अल्लाह से। इसलिए तो कहा गया था, अगर आप सूरह जिन पढ़ें तो कहा गया था कि इन चीज़ों से दूर रहो। इसके अंदर तुम अपनी ये वाली ज़िंदगी तो बना लोगे लेकिन अपनी अगली ज़िंदगी तबाह कर लोगे, कोई हिस्सा ही नहीं होगा उसके अंदर। तो ये मैंने जो इधर से इससे लगाया था, फिर मैंने कहा कि बस इंफॉर्मेशन ले ली है। बिल्कुल, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो क्योंकि दुनिया इतनी वास्ट और इतनी टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, क्योंकि देखिए हम इसको एज अ रिलीजियस भी लेके चलते हैं, लेकिन वेस्टर्नाइज कंट्रीज़ में ये चीज़ें नहीं मानी जाती और आपको इसकी स्क्रिप्ट्स वगैरह ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसकी बेसिकली 2018 में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर दी गई है और इस बुक को नॉलेज ऑफ द सन के नाम से पब्लिश कर दिया गया है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ? हाँ जी। कुछ अर्सा पहले मैंने ये बुक डाउनलोड की भी और मैंने इसमें से कुछ पेजेस ओपन भी किए। अब हुआ पता है क्या था, मेरे फ्रेंड्स हैं ओवरसीज़ के, ठीक है, काफ़ी रेगुलर लिसनर्स हैं ये इस चैनल के ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बुक के बारे में ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट। इससे पहले भी मेरे जहन में ना ये बुक थी, बहुत पहले मुझे एक और मेरे दोस्त ने भी इसके बारे में जिक्र किया था, मगर तब से लेकर तब तक मुझे वो बुक कहीं पर अवेलेबल नहीं हो रही नहीं। हुआ ये कि मैंने उस फ्रेंड को कहा, मैंने कहा आप ढूंढें और अगर आपको PDF कहीं से भी इसकी मिलती है ना तो मुझे भी शेयर करें। अच्छा, क्या हुआ कि उन्होंने अगली रात को वो उसकी PDF निकाली, उन्होंने मुझे भी सेंड की। कुछ ऑनलाइन पेजेस इसके अवेलेबल थे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, वो लिंक भी मुझे शेयर किया। अब जो मैंने वेबसाइट वाला लिंक था ना, मैंने वो तो ओपन किया, उसमें से कुछ इमेजेस वगैरह वो जो इसके ऊपर तावीज़ात वगैरह लिखे और बने हुए ना, वो देख के मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो गया। फिर मैंने कहा चलो अभी ये वैसे भी हाफ पेज है और कुछ उसके पेजेस लोड ही नहीं हो रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने उस वेबसाइट को बंद किया, जो उसने PDF शेयर की था ना, मैंने वो PDF ओपन करने की कोशिश की। मैंने बेइंतहा तरीके आजमा लिए मगर वो PDF ओपन नहीं हो रही थी, ना इंटरनेट के थ्रू हो रही थी ना ऑफलाइन की हो रही थी। मैंने उससे कहा कि ये इस तरह से सिलसिला है, तो ऐसा करो मैं अभी सोने लगूँ तो आप लोग इसे चेक कर लो, आपके एंड पे खुलती है ना मुझे अगले दिन बता देना। अब जब मैं उठा हूँ ना, तकरीबन मेरी आँख खुली है सुबह जल्दी, तो मैंने देखा है कि उसके टेक्स्ट मैसेज आए हुए, उसने एक वीडियो लिंक्स फॉरवर्ड किए हुए हैं, ठीक है, और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कि इस बुक को डिस्कार्ड कर दें, इसको रखने का फ़ायदा नहीं है। जब मैंने वो लिंक ओपन किया ना,
उसके ऊपर फिर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इवन इस बुक की पोजेशन होना भी किसी खतरे से कम बहुत नहीं खतरा है। है। कहते हैं कि इस बुक को अपने पास रखने का मतलब है कि यू आर सराउंडेड बाय सम डेंजरस जेम्स। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बेसिकली देखें, ये बुक लिखी गई थी अरेबिक में, हिब्रू में और बेबीलोन में, इन 3 लैंग्वेज में। अब बेबीलोन और हिब्रू को आज ट्रांसलेट करने वाला लोग बहुत कम है, और अरेबिक को उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वजह थी तो नहीं किया ना। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अब हम, दुनिया फास्ट जा रही है, फास्ट मूव कर रही है, और हर बंदे के अंदर क्यूरोसिटी आ जाती है, तो हमें पता नहीं है कि ये कितनी डेंजरस है, लेकिन एक क्यूरोसिटी होती है कि यार चेक तो करो। और वैसे भी इंसान की नेचर कि इसको जिस चीज़ से रोका जाए ना, इसको उस चीज़ में मज़ा आता है। उसी में, और इधर ही हम डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे, और बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि इस बुक से जितना दूर रहे उतनी ही इसमें आपकी भी बेहतरी है, अब सबकी बेहतरी है। इन्फॉर्मेशन की हद तक ठीक रहते हैं मामला, मगर जब आप इस चीज़ में इंडल्ज करते हैं ना खुद को, तो आप अपने साथ बहुत ज़्यादती करते हैं। ना सिर्फ अपने साथ, इसका इम्पैक्ट आपके चाहने वालों के ऊपर भी होता है ना चाहते। देखिए, हम तो इसलिए करते हैं ना कि यार फॉर फन या अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है कि जी हम बुक पढ़ लेंगे तो हम स्टैंड आउट खड़े हो जाएंगे, कूल बनने के कूल बनने के लिए। लेकिन फॉर मी कि ये बुक इवन देखना, क्योंकि हम इतनी नॉलेज को पोजेस नहीं करते, बिल्कुल। और वी आर नॉट दैट स्पिरिचुअल। हम इस चीज़ को एक ऐसी आग से खेल रहे हैं जिस आग को हम काबू नहीं पा सकते। बिल्कुल सही बात की आपने। और इन्फॉर्मेशन इस मतलब बहुत कम है। अगर आप आज भी देखें कि जिनों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक के बारे में लेना चाहते हैं, तो किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब हर बंदा अपने एक डिफरेंट रिचुअल्स को प्रैक्टिस करके कहता है कि जी मेरे पास, मैं पोजेस करता हूँ जिन को। या पहले तो सुनने को मिलता था, अब तो ये सुनने को भी नहीं मिलता कि जी हाँ हमने पोजेस किया हुआ जिन, या फलाना बंदा है उसके कब्जे में जिन है, या उस बंदे को ब्लैक मैजिक आता है। आजकल फेम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बंगाली बाबा का एक कंसेप्ट बड़ा चल रहा होता है, अक्सर कुछ चैनल्स हैं उनमें आ भी रहा होता है, आग लगाई होती है। बेसिकली अगर आप कंसेप्ट ऑफ जिन देखें ना, तो इसके कंसेप्ट इज नियर टू द फायर, और इस बुक का नाम सन है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। ठीक है, अगर इसकी ट्रांसलेशन करें नॉलेज ऑफ सन, तो इसलिए मैं कहूँगा कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग। इंफॉर्मेशन के हद तक ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके साथ आप टू बी कूल या नथिंग एट ऑल यू थिंक यू आर वे टू गुड टू लर्न अबाउट इट, और दिस इज़ फन, दिस इजंट फन। और बाद में क्योंकि हमारे पास वाक़या है ना, और इंसान के अक्सर वाक़या ऐसे ही होते हैं कि वो शुगल में उन वाक़यों को लेता है और वो उसके लिए लाइफ टाइम लेसन बन जाती हैं। ऐसे ही है। मगर वो ये है कि जिसके साथ बीती है, हमेशा मैंने ये बात की है, वो उसको तो पता होता है, मगर वो दूसरों को सुनने जब सुनाता है ना, तो वो डजंट मेक सेंस एट ऑल। देखिए, हमारे पास एग्जांपल्स हैं लोगों की जिन्होंने इस बुक को रखा, और ये एग्जांपल 17th सेंचुरी की, हमारे पास लेट 19th सेंचुरीज तक इसकी जाती हैं, रेफरेंसिंग जाती है कि जी जिन लोगों ने ये पढ़ने की कोशिश की है। तो जहाँ तक ये कि उनके साथ कोई अच्छी चीज़ तो नहीं हुई, और वो लोग थे जो पावरफुल थे स्पिरिचुअली भी, और जो इस बारे में नॉलेज रखते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने अगर अपना एंड ये दिया कि स्टे अवे, तो देयर शुड बी अ रेड लाइन, यू नीड टू स्टे अवे। आपके पास इंफॉर्मेशन की हद तक एक चीज़ है, एक बुक है, आपको पता होना चाहिए कि एक बुक है, इसके बारे में ये है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे आगे जाना कि जी यू विल रीड इट, अंदर है क्या, क्यूरोसिटी कि यार चलो पोजेस करें, क्योंकि वेस्ट में तो नहीं, लेकिन हमारे अगर आप इस सब कॉन्टिनेंट को देखें तो इधर ये एक बहुत शुरू से ट्रेंड है कि जी जिन कब्जे में आ जाएंगे तो बड़े काम अपने करा सकेंगे। हाँ, ऐसे ही आते भी होंगे, हमें इस बारे में इतनी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन मैंने ये नहीं देखा किसी बंदे के कब्जे में ये चीज़ आई हो और उसने एक बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजारी हो, या उसने अपनी ज़िंदगी अच्छी कर ली हो। एंड पे अक्सर हम देखते हैं किसी चौंक में कोई बंदा खड़ा है और वो पागलों की तरह दीवाना होकर खड़ा है, तो लोग कहते हैं यार इस पे साया आ गया था, इसने कोई कलमात गलत पढ़ लिए थे। और अब इस बुक का इशू भी ये है कि देखें, इसके अंदर हिब्रू है, इसके अंदर बेबीलोनियन स्क्रिप्ट है, जिसको हमें पता नहीं है प्रोनाउंस कैसे करना है। इसी तरह इवन अरेबिक में हल्की सी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाए तो मफहूम और मतलब बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये चीज़ आप पे हावी हो सकती है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, आपने ना एक बात की है कि मतलब जिन्नात किस तरह से फ़ायदा देते हैं। अव्वल तो जिन्नात फ़ायदा देते नहीं है, दे ऑलवेज टेक समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, या तो वो रूह का सौदा होता है, यानी कि ईमान का, कि आपने अगर इस काले जादू के अंदर अपना स्टेप इन किया है तो आपने अपना ईमान बेच दिया, उसके बाद देयर इज़ नो कमिंग बैक।
इसी तरह से ना मुझे एक वाक़या याद आया कि इट इज़ रिलेटेड टू दिस डार्क सीक्रेट सोसाइटीज़, इल्यूमिनाटी वगैरह वगैरह ना। तो इसकी मेन सोर्स आप मुझे याद नहीं है, मगर इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि एक प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का ना, तो ही वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस डार्क सीक्रेट सोसाइटी समथिंग ना। तो उसकी बेटी से गालिबन किसी ने पूछा कि भाई क्या फ़ायदा है इस सोसाइटीज़ में इंडल्ज करने का, ख़ुद को ये है वो है। तो वो बताती है कि इसका फ़ायदा ये है कि मेरे अब्बू जब घर पे होते हैं ना, तो बिल्कुल उसके वालिद की तरह ही हूबहू सेम टू सेम एक और बंदा उसी शूटिंग बूटिंग में उनके ऑफिस जाके बैठता है। सर आप अगर अमेरिकन सोसाइटी के बारे में पढ़ें तो अमेरिकन सोसाइटी में भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता चलता है बोहेमियन क्लब है एक, जहाँ जाने की बोहेमियन क्लब, मुझे इसका इतना सर इस पे बेसिकली ये कहा जाता है कि बहुत पावरफुल लोग हैं जो इस क्लब के मेंबर हैं, अंदर कोई नहीं जा सका और डिफरेंट बातें बाहर आती हैं, उनमें क्या हकीकत है क्या झूठ है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है कि उधर बलि देने का कंसेप्ट होता है, दे वर्शिप फायर। अच्छा, लेकिन अब मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, क्योंकि आज तक हकीकत आई नहीं है ना बाहर। ये वही बातें हैं, कुछ इसमें सच है कुछ झूठ है। अगर आप अमेरिकन सोसाइटी को पढ़ें, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हैं हम कि बोहेमियन क्लब के बारे में आ जाता है। ऐसे उधर 2-3 और क्लब्स हैं जहाँ औरतों का और बच्चों का जाना बना है। इवन बोहेमियन क्लब के बारे में तो एक फेमस पिक्चर भी आई थी ना कि वो एक आग लगा के सारे बैठे हुए हैं, बीच में एक बंदा ही ड्रेस्ड अप लाइक अ प्रीस्ट और टाइप ऑफ द थिंग, और वो आता है और सारे डिफरेंट कलमात बोल रहे थे, लेकिन एक पिक्चर ही आई थी आज तक जो देखी है, आप गूगल भी कर सकते हैं इस पिक्चर को। तो ऐसी डिफरेंट कंसेप्ट हैं अमेरिकन सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा ऐसी देखी जा सकती है और हम कर सकते हैं। इवन आप देखें ना जिन का जो कंसेप्ट है वो जितनी ग्रेटर सिविलाइजेशन दुनिया में गुजरी हैं उनमें एग्जिस्ट करता है। इवन आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन को पढ़ लें तो उसके बारे में आज भी ये माना जाता है कि जितने बड़े ये जो बनाए गए पिरामिड्स ये जिन्नों की मदद से बनाए गए। या आप बेबीलोनियन तो सारे ही जानते हैं कि द बर्थ प्लेस ऑफ ब्लैक मैजिक इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ऐसी। फिर आप चले जाएं ज्यूइश में तो उधर भी वी फाइंड कि उधर एक जो हैकले सुलेमानी था उसमें भी कंस्ट्रक्शन में जिन्होंने भी अपना रोल प्ले किया। तो हर सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट तो ये किए हैं, बिल्कुल ऐसी। तो हम इनको डिनाई तो नहीं कर सकते और इनके बारे में लिखा भी गया, बिल्कुल, क्योंकि लिखा इसलिए गया है, राइटर ने लिखा है तो ये आज एक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उन्हें लिख के फ्यूचर जनरेशन होनी चाहिए। चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इनको एज इंफॉर्मेशन ही लेना चाहिए, इनमें खुद को इंडल्ज नहीं करना चाहिए। आपकी सेफ्टी है। बिल्कुल। और बात ये है कि देखें पावर एग्जिस्ट तो करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पावर एग्जिस्ट तो करती है, वो हमें डराते हैं और इंसान की नेचर है डर वगैरह हम नहीं रजिस्ट कर पाते कभी के बाद। अक्सर वो बचपन में कहा जाता था कि जी चिला काटते हैं 40 दिन का और इर्द गिर्द एक सुराख बनाते हैं और उसके अंदर इबादत करते हैं और फिर वो जिन आप पे अटैक करते हैं तो आपने उस सर्कल से बाहर नहीं निकलना और आप उस सर्कल से निकल गए तो यू आर नथिंग, यू आर गॉन। सही कह रहे हैं। तो ऐसी बातें भी होती हैं और बेसिकली इल्म प्रॉपर भी नहीं आया, कम है, तो इसलिए आप पे हावी हो सकता है। वही ना, आधा इल्म सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है और आप इतने पावर रखते ही नहीं है कि आप उसको ऑब्जॉर्व कर सकें। बिल्कुल ऐसी। क्योंकि आजकल के सुपर नेचुरल थिंग्स में बंदों को बड़ा ट्रेंड आया है, जब से कुछ सीजन वगैरह हिट हुए हैं उसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स था एक, तो उसके बाद से बड़ा ज़्यादा लोगों का इन चीज़ों की तरफ आता है और ये चीज़ें शेप भी करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को कि आपने कोई सीजन देखा है तो उसने आपकी पर्सनैलिटी पे कैसी चीज़ डाली कि आप उस तरफ लग जाते हो कि जी मैं इसके बारे में पढ़ूँ, ये चीज़ें पढ़ूँ, वो चीज़ें पढ़ूँ। अब उस पढ़ने में आगे निकल जाओ तो वो खतरा है। नहीं, इसको इन्फॉर्मेशन की हद तक ही रखना चाहिए हमें। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। जहाँ तक बात है ना ये नेटफ्लिक्स वगैरह जितनी भी ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि दे आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू ब्रेन वॉश द यूथ। क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैं जितने भी आज तक सीजन्स देखे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर और डिफरेंट ये, उसमें कहीं ना कहीं लिंक होती हैं मामलात ये सेटनिज़म से, ठीक है, कुछ ऐसे फितनों से जो हमारे यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है, जैसे कि LGBTQ, फिर कुछ और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो और ये कि हर एक सीज़न में कुछ अननेसेसरी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों से लिंक्ड होते हैं, जो कि फिर समहाउ हम उसको एक नॉर्म बनाना शुरू कर देते हैं।
तो ये चीज़ें इससे मेरे ख्याल से हमें अवॉइड हमारे बचपन में ना एक डॉक्यूमेंट्री एक बंदा था पाकिस्तान की, शाहिद मसूद, बिल्कुल द एंड ऑफ टाइम बनाई थी हमने। बिल्कुल बनाई थी उन्होंने। हम उसको एज अ मोड ऑफ इंफॉर्मेशन या इंटरटेनमेंट लेते थे, लेकिन अगर आप उनकी एक एक वीडियो पर रिसर्च करें तो यू विल फाउंड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स। लेकिन रिसर्च, ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो रिसर्च लोग कर रहे हैं इन पे, ऑब्वियसली। ठीक है। दूसरा, रिसेंटली स्वीडन में एक इशू आया पिछले दिनों, आपका अगर आप सोशल मीडिया में बड़ा हिट हुआ था कि उधर एक गांव है, तो उधर एक औरत आपको स्टैब करती है, और स्वीडन उस गांव की पुलिस ने कहा है कि जब आपको कोई औरत नज़र आती है तो आप उसके पास ना जाएं और उधर से भागें। वो जो डांसिंग लेडी है, डांसिंग लेडी ऑफ स्वीडन आई है एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें तो आ रही हैं, हम फेस कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमें देखें, उसने आपको एक जिन है जिस उसके साथ आपका कोई ताल्लुक भी नहीं, लेकिन वो आपको हार्म पहुंचा रही है। तो जब आप उनके इंडल्ज करेंगे चीज़ों के अंदर, रिचुअल्स के अंदर, तो वो कितना हार्मफुल होगा। ऐसे ही। तो बस बंदे को ईमान अपना पक्का रखना चाहिए। बेशक बेशक। और इन चीज़ों को हम ये तो नहीं, हम झुटला तो नहीं सकते, एग्जिस्ट करती हैं, कुरान में भी लिखा है, हमें बताया भी गया है, और ये चीज़ें सच हैं, बिल्कुल ईमान का हिस्सा हैं। इनको एज अ रियलिटी और इंफॉर्मेशन लेके इनसे बस दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, बहुत अच्छी बात की है और बहुत हेल्दी टॉपिक रहा है आज का। और यस, विल कम बैक टू द बोहेमियन थिंग। एग्जैक्टली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इवन मुझे भी इसके बारे में क्योंकि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री, फास्ट मूविंग इकॉनमी, और एक डेवलप्ड कंट्री जो इन चीज़ों से बहुत दूर है, उधर अगर ऐसी चीज़ें बातें आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो है अंदर। मैंने कू क्लैन क्लक्स के बारे में सुना था, द के। हाँ हाँ, उसके बारे में मैंने सुना था कि वो भी एक ओकल्ट सोसाइटी है, रिचुअल्स करते हैं बच्चों से, ख़वातीन से, ठीक है। मतलब बच्चों का भी इसमें बड़ा एक कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा। इवन एक सोसाइटी एक और थी अमेरिकन स्कल एंड बोन्स, उसमें भी कहते थे कि बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्म देयर स्पेसिफिक रिचुअल्स। वो इसलिए बच्चों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि चिल्ड्रन आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये भी कहा जाता था कि उनको जल्दी फील हो जाता है, पाक होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से प्योर ब्लड का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। लेकिन वी शुड गेट बैक टू दिस टॉपिक फॉर समडे। श्योर। इसी हवाले से एक आप लोगों से क्वेश्चन भी है कि इस टॉपिक के ऊपर तो हम दोबारा बात करेंगे एक और पॉडकास्ट में, मगर मीनवाइल जब तक वो पॉडकास्ट नहीं आता, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स के आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास इन बोहेमियन सोसाइटी से, ये डार्क ओकल्ट सोसाइटीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ये क्या इनके काम काज है। एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली रीड दैट एज वेल। थैंक यू सो मच माय प्लेजर साहब फॉर कमिंग। बैठे रहे, अभी तो एंड करना है। तो अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए और आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं हमारे साथ। हमारे व्यूवर्स को भी आई होप ये आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। एक बार फिर से तहे दिल से आप सबको ईद मुबारक। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। डांसिंग लेडी। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस पे भी अगर आप अमेरिकन 2 मिनट का ब्रेक। हाँ। तो बेसिकली इसके बारे में एक और किस्सा भी जो बहुत मशहूर है कि एक यमनी था एंड ही वाज स्कॉलर, अली इब्ने 2 मिनट, थोड़ा सा सेंटर में हो गया बैठो। अली बिन इब्राहिम। अच्छा,